Hi everyone, welcome back to my channel Legal Mantra by Anu. And in previous video we completed till section 3, and in today's class we will start with chapter 2 and section 4, that is of punishments. Section 4 बात करता है punishments के बारे में. The punishments to which offenders are liable under provision of this संहिता. कौन कौन सी punishments जो है भारतीय न्याय संहिता में दी हुई है? फर्स्ट है आपकी डेथ, सेकंड है imprisonment for life, थर्ड है imprisonment which is of two descriptions, either simple or rigorous imprisonment with hard labor. imprisonment for life का मतलब यहाँ पे है till the last breath of life. ठीक है, जब तक की लाइफ व्यक्ति की बची हुई है ऑफेंडर की, तब तक वो जो है imprisonment में ही रहेगा. इसका जो जनरल मीनिंग होता है वह यही होता है. नेक्स्ट आ गया फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, की आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया या फिर फाइन इम्पोज कर दिया. अब इसमें एक और पनिशमेंट ऐड हुई है, दैट इज कम्युनिटी ऑफ सर्विस. अब कम्युनिटी ऑफ सर्विस का मीनिंग क्या है? कम्युनिटी ऑफ सर्विस जैसे कि ऑफेंडर को कोई सोशल वर्क दे दिया, जैसे कि आप पब्लिक पार्क से सफाई करके आओ, उसके बदले उनको कुछ मिलता भी नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता, विदाउट एनी बेनिफिट सोशल सर्विस वो करते हैं. इसके पीछे क्या रीजन है कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस करने के पीछे? कि कई बार कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ ऑफेंडर ऐसे होते हैं कि उनसे ऑफेंस तो हो गया, ठीक है, लेकिन उनमें रिफॉर्मेशन की फीलिंग है, मतलब वो रिफॉर्म हो सकते हैं. तो एक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, कि एक रिफॉर्मेटिव जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गया है, कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है, कि जो सुधार करने लायक जो ऑफेंडर हैं वो सुधर जाए. ठीक है, तो इसलिए उनको किस तरह की पनिशमेंट दी जाती है? कम्युनिटी सर्विस. और इससे आपका प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये अब रिसेंटली ऐड हुआ है, तो इसलिए इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है. आईपीसी में जो एक कौन सा सेक्शन इस बारे में बात करता था, वो था सेक्शन 53. नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 5, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस. कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? कि सेंटेंस की नेचर को चेंज करना. जैसे डेथ मिली हुई थी, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये पावर है किसके पास? तो सेक्शन 5 हमारा बेल एक्ट का ये चीज क्लियर करता है कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. अब फिर से क्वेश्चन अराइज होता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी, उसको हमारी एक्सप्लेनेशन आगे क्लियर करेगी. द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर. ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है, बिकॉज मे वर्ड यूज हुआ है. विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, इवन ऑफेंडर की कंसेंट की नीड इसमें नहीं होती. ठीक है, कम्यूट एनी पुनिशमेंट अंडर दिस संहिता टू एनी अदर पुनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो सेक्शन 474 है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोसीजर फॉलो करते हुए अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है विदाउट कंसेंट ऑफ ऑफेंडर उसकी जो सेंटेंस है उसको कम्यूट कर सकती है. उसकी मतलब कोई भी नेचर ऑफ सेंटेंस उसकी चेंज कर सकती है. एक्सप्लेनेशन आ जाती है. फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इन केसेस वेयर सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ, जहां पर डेथ सेंटेंस मिली हुई है, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस है अगेंस्ट एनी लॉ relating to a matter to which the executive power of union extends the सेंट्रल गवर्नमेंट. जहां पर यूनियन एग्जेक्टिव की पावर है, वहां पर कौन सी गवर्नमेंट काम करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट. ये कॉमन सेंस की बात है वैसे भी. एंड क्लोज बी क्या कहता है? इन केसेस वे हैव सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ, चाहे वो डेथ की सेंटेंस है या कोई और सेंटेंस है, डजेंट मैटर, इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर टू विच एग्जेक्टिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड्स. तो वहां पर क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट उसको डील करेगी, विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड. अब पहले क्या होता था आईपीसी में? सेक्शन 54, सेक्शन 55, सेक्शन 55, ये 3 सेक्शन जो है इस चीज से डील करते थे, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस से. अब क्या किया है कि सेक्शन 5 एक सेक्शन बना दिया है. सेक्शन 5 ये हमारा कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करता है. अब आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 6, fractions of terms of punishment. In calculating fraction of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equal to imprisonment for 20 years unless otherwise provided. अब इसमें एक चेंज आया है.
पहले आईपीसी का सेक्शन 57 इस बारे में बात करता था। वहां पर अगर आपने नोटिस किया हो, वहां पे हमारा 14 ईयर्स मेंशन था। यहाँ पे क्या है सेक्शन 6 में 20 ईयर्स। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ किसके इक्वल है? 20 ईयर्स के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इसका मतलब तो अगर इम्प्रिजन किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है तो इसका मतलब 20 साल मतलब वो जो है सजा काटेगा, उसके बाद जेल से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है। इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, स्टार्टिंग में एक वर्ड मेंशन है, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन। अगर हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को डिवाइड करें पार्ट्स में तो 20 साल, ठीक है, 20 साल के इक्वल होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी का अच्छा कंडक्ट है, उसको सेंटेंस कम्यूट कर देते हैं, तो उसको जो है 20 ईयर्स जेल में बिता के और उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है ये फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट का मतलब है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, बशर्ते कि उसने कोई और ऑफेंस कर दिया, ठीक है। पहले वो किसी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में था, बाद में उसने मर्डर ही कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है कि अब तो उसकी सेंटेंस जो है वो 20 ईयर्स में उसको बरी नहीं किया जा सकता, तो वहां पे क्या है, उसको फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही मिलेगी। तो सिंपल मीनिंग इसका ये है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का असली मीनिंग क्या होता है, रियल मीनिंग क्या होता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम देखें, उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड करें, तो पहले होता था 14 ईयर्स, अब इसको बना दिया गया है 20 ईयर्स। ये सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 7, दैट इज सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेज ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल। कहने का क्या मतलब है सिंपल वर्ड्स में, कि जो सेंटेंस है वो पूरी तरह से आपकी रिग्रेस भी हो सकती है, पूरी तरह से सिंपल भी हो सकती है। कुछ पार्ट जो है सेंटेंस का वो रिग्रेस हो सकता है और कुछ सिंपल हो सकता है, ठीक है, इसलिए पार्टली वर्ड यूज किया है। इन एवरी केस इन विच ऑफेंडर इज पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट which may be of either description, either description means either simple or rigorous imprisonment, ठीक है। It shall be competent to court which sentences such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous or wholly simple or part of an imprisonment shall be rigorous and rest simple। सिंपल सी बात है कि सेंटेंस किसी भी टाइप की नेचर हो सकती है, सिंपल हो सकती है, रिग्रेस हो सकती है, आइदर पार्टली सिंपल एंड पार्टली रिग्रेस भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 8, दैट इज अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अमाउंट ऑफ फाइन क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में बनता है, बहुत स्टेट्स में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच अ फाइन में एक्सटेंड। तो अमाउंट ऑफ फाइन क्या होगा? टू विच ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। फाइन क्या हो सकता है? अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मतलब नेचर ऑफ पनिशमेंट के अकॉर्डिंग फाइन होना चाहिए, ऑफेंस के अकॉर्डिंग फाइन होना चाहिए। ये नहीं कि उसने छोटा सा ऑफेंस किया है और फाइन लगा दिया 1 लाख, ठीक है। तो उस तरह से ऑफेंस के अकॉर्डिंग फाइन अनलिमिटेड हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, ये इसका मीनिंग है। सेकेंड क्लोज क्या कहता है? इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, जहां पर इम्प्रिजनमेंट भी है फाइन भी है। इन विच ऑफेंडर इज सेंटेंस टू ए फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, चाहे वो विद इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दिया हो उसको या फिर उसको ओनली फाइन किया है, या फिर पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन और विद फाइन ओनली, कोई भी केस हो सकता है इन विच ऑफेंडर इज सेंटेंस टू ए फाइन। It shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that in default of payment of fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term in which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment। अगर वो फाइन पे नहीं कर रहा, जो उसको imprisonment मिली है वो तो उसको करनी ही है। इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, कि उसने पेमेंट नहीं की फाइन की, तो इसलिए उसको और इम्प्रिजनमेंट उसको दी जा सकती है। He may have been sentenced to which he may be liable under commutation of sentence, यानी कि उसको एडिशनल सेंटेंस दी जा सकती है। The term for which court directs the offender to be imprisonment in default of payment of fine, आगे इन्होंने लिमिट रख दी कि अगर फाइन वो पे नहीं कर रहा, उस केस में the fine shall not exceed 1/4 of term of imprisonment which is maximum fixed for the offense। जो ऑफेंस के लिए मैक्सिमम फिक्स की गई है उसका 1/4 तक जो है
उसकी इम्प्रिजमेंट की जा सकती है अगर वो फाइन पे नहीं कर रहा। कहने का क्या मतलब है कि थेफ्ट है, थेफ्ट की 3 साल की पनिशमेंट है, तो उसकी 3 साल की 1/4 तक अगर वो फाइन पे नहीं कर रहा तो उसको वहां तक पनिशमेंट दी जा सकती है। मैक्सिमम लिमिट क्या है? 1/4, ठीक है, ऑफ द punishment fixed for the offense. If offense be punishable with imprisonment as well as fine. इसमें कौन सी बात हो रही है? इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों ही पुनिशमेंट दी हुई है। सो आपका सेक्शन 8 से एक तो आपका क्वेश्चन बनता है क्लॉज 1 से कि फाइन शैल नॉट बी, फाइन कैन बी अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव, ठीक है। एक हमारा क्लॉज 3 से बनता है। क्लॉज 3 से क्या बनता है कि कितनी, उसमें दे देंगे आपको 1/3, हाफ, 1/4, 1/5, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आ जाता है क्लॉज 4, द इम्प्रिजमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, अब ऐड हो गया ये कम्युनिटी सर्विस वाला, मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस्ड फॉर द ऑफेंस, वो किसी भी नेचर की हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 5, इफ द ऑफेंस इज पुनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस, या तो फाइन से पुनिशेबल है या फिर कम्युनिटी सर्विस उसको दी हुई है। The imprisonment which the court imposes in default of payment of fine or in default of community service shall be simple. उस केस में क्या होगा, अगर इन दोनों से रिलेटेड है कि या वो तो उसकी पुनिशमेंट ओनली फाइन है या फिर वो कम्युनिटी सर्विस की पुनिशमेंट उसको है, तो ये थोड़ी लाइटर पुनिशमेंट है। इसलिए इनके डिफॉल्ट में अगर फाइन वो पे नहीं कर रहा तो क्या होनी चाहिए? इम्प्रिजनमेंट की नेचर सिंपल ही होनी चाहिए। एंड द टर्म फॉर विच कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी imprisoned in default of payment of fine or in default of community service shall not exceed. आगे इन्होंने टाइम लिमिट दे दी है 2 months, 2 महीने से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी। when the amount of fine does not exceed 5,000 rupees, 5,000 से अगर कम का फाइन है तो 2 महीने से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। दूसरा केस क्या है? 10,000 तक अगर है, 5,000 से लेके 10,000 तक, तो 4 months मैक्सिमम दिए जा सकते हैं। और कोई और केस है यानी 10,000 से एक्सीड कर रहा है फाइन, तो 1 year दी जा सकती है, उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ये इन्होंने एक लिमिट रख दी है। द इम्प्रिजमेंट विच इज इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट। ये अगर आप देखो ये फाइन और कम्युनिटी सर्विस वाला जो पनिशमेंट है उसके बारे में बात थी, ये जो हमने अभी पढ़ी है कि 5,000 तक अगर है तो 2 महीने, ठीक है, एंड 10,000 तक है तो 4 months और उसके बियॉन्ड है तो 1 year, ठीक है। ये हमारी सिर्फ उसी पर्टिकुलर उसके लिए बात हो रही है। द इम्प्रिजमेंट विच इज इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट। कब टर्मिनेट हो जाएगी वो इम्प्रिजमेंट? अगर उसने फाइन पे कर दिया कि हाँ भाई मेरा इतना 5,000 फाइन था, लो मैंने पे कर दिया, उसकी इम्प्रिजमेंट वही टर्मिनेट हो जाएगी। और लेविड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, या तो उसने पे कर दिया, ठीक है, या फिर उसने जो है हाफ पोर्शन ऑफ पेमेंट कर दी, तो उसकी जो हाफ इम्प्रिजमेंट अगर उसकी रहती है वो कैंसिल हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इफ बिफोर द एक्सपिरेशन ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, ये जो मैंने आपको अभी बात बताई है ये क्लॉज इसी बारे में बात करता है कि अगर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पे कर दिया, ठीक है, suffered in default of payment is not less than proportional to part of fine still unpaid the imprisonment shall terminate, ठीक है। अगर उसने पहले ही जेल में सजा उतनी काट ली है या फिर उसने इतना फाइन पे कर दिया है कि उसके आगे की सजा माफ हो जाएगी, तो उसको उसी टाइम जो है उसकी सेंटेंस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्लॉज 7 आ जाता है, द फाइन एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड मे बी लिव्ड एट एनी टाइम विद इन 6 years। यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम दिया है, रिकवरी ऑफ फाइन कितने टाइम तक? 6 years तक, आफ्टर पासिंग ऑफ सेंटेंस। इफ अंडर दिस सेंटेंस द ऑफेंडर बी लाइबल टू इम्प्रिजमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 6 years देन एट एनी टाइम प्रीवियस टू एक्सपिरेशन ऑफ दैट पीरियड। अगर 6 साल से आगे तक की सजा है तो वहां पर उसके जो एक्सपिरेशन होएगा, जो टाइम पीरियड उसकी सजा का खत्म होएगा उससे पहले। एंड डेथ ऑफ ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लाइबल फॉर हिज डेट्स। कहने का क्या मतलब है कि अगर वो पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, जिसने डिफॉल्ट किया है पेमेंट ऑफ फाइन में, तो उसकी प्रॉपर्टी से फाइन को रिकवर किया जाएगा, यानी कि जो लीगली लाइबल होगी उसके डेब्ट्स के लिए, ठीक है, उनके उसके एलआर के पास जाएगी तो वहां पे उसकी रिकवरी हो जाएगी फाइन की।
बस आपको क्लॉज 7 में 6 इयर्स का कंसेप्ट याद रखना है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आईपीसी के जो सेक्शन होते थे हमारे 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70, उन सबको इन्होंने मिक्स करके एक सेक्शन बना दिया हमारा सेक्शन 8 अमाउंट ऑफ फाइन। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 9 लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ 7 ऑफेंसेज। काफी सारे ऑफेंसेज हैं तो उसमें एक पनिशमेंट की लिमिट रखी गई है। क्या मतलब हुआ? वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, any of which parts is itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such offenses unless it be so expressly provided। अगर मैं आपको सिंपल मीनिंग में ये बात क्लियर करूं तो इसका सिंपल मीनिंग ये है, मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसने दूसरे पर्सन को, ए ने बी को लाठियों से पीटा, ठीक है, अब उसने एक लाठी मारी, दूसरी लाठी मारी, तीसरी लाठी मारी, अब उसको जो बी है उसको क्या हुआ, उससे हर्ट हुआ। अब जो ऑफेंडर है जिसने वो पीटा है, अब वो हर एक उसकी जो उसने पीटा है हर एक लाठी के लिए उसको सजा नहीं मिलेगी कि तूने एक लाठी मारी, दो लाठी मारी। उसको ओवरऑल किसके लिए सजा मिलेगी कि उसने हर्ट का ऑफेंस कर दिया या ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस कर दिया, उसके लिए उसको सजा मिलेगी। ये है इसका कंसेप्ट। वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस पे फॉल कर रहा है ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर टाइम बीइंग बाय व्हिच ऑफेंसेस आर डिफाइंड और पुनिश्ड, यानी कि जो मैंने आपको अभी बताया, या फिर सेवरल एक्ट्स हैं of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense when combined a different offense। जब उनको कंबाइन किया तो वो एक डिफरेंट ऑफेंस बन रहा है। द ऑफेंडर शैल नॉट बी पुनिश्ड विद ए मोर सिवियर पुनिशमेंट देन द कोर्ट विच ट्राइज हिम कुड अवार्ड फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंस। जो मतलब जैसे मैंने आपको बताया, वो लाठियों की सजा देने की बजाय कि तुमने लाठी मारी, उसको ओवरऑल हर्ट या ग्रेवियस हर्ट की सजा मिल जाती है। ठीक है, जब वो 2 सेपरेट डेफिनेशंस में फॉल कर रहा है या काफी सारे एक्ट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। इलस्ट्रेशन से समझ में आ जाएगा। ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स विद ए स्टिक, 50 बार उसने उसको मारा। हियर ए मे हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरली कोचिंग हर्ट टू जेड बाय द होल बीटिंग, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है। ऑल्सो बाय ईच ऑफ ब्लोज विच मेक अप द होल बीटिंग, ठीक है, हर ब्लो से भी वही चीज हुई है। इफ ए वर लाइबल टू पनिशमेंट फॉर एवरी ब्लो, हर एक ब्लो के लिए अगर उसको पनिशमेंट दी जाती है, ही माइट बी इम्प्रिजन फॉर 50 ईयर्स, उसको तो 50 साल की सजा हो जाएगी कि उसने तो 50 बार मारा है उसको। 1 फॉर ईच ब्लो बट ही इज लाइबल ओनली टू 1 पुनिशमेंट फॉर द होल बीटिंग, लेकिन उसको ओवरऑल पुनिशमेंट दी गई है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। बट इफ वाइल ए इज बीटिंग जेड, जब ए जेड को पीट रहा है, वाई इंटरफेयर करता है एंड ए इंटेंशनली, एक होता है अननोइंगली कि अनजाने में उससे लग गया, एक होता है इंटेंशनली। तो मेंजरिया यहाँ पे देखा जाएगा कि इंटेंशनली अगर उसने वाई को स्ट्राइक किया है, एज द ब्लो गिवन टू वाई इज नो पार्ट ऑफ द एक्ट वेयर बाय ए वॉलंटरीली कॉजेज हर्ट टू जेड, ए इज लाइबल टू 1 पुनिशमेंट फॉर वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट टू जेड। एक तो उसने पुनिशमेंट करी, क्या किया, तो उसने जेड को हर्ट किया, साथ ही साथ उसने क्या किया, वाई को भी हर्ट किया है, उसके लिए उसको सजा अलग मिलेगी। उसमें ये नहीं है कि दोनों का एक ही कंबाइन हो गया, नहीं, क्योंकि पर्सन अलग है। ठीक है, उसकी इंटेंशन दोनों को मारने की थी, इसलिए दोनों के लिए उसको अलग सजा मिलेगी। ये हमारा सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी बात करता था। ये बहुत सिंपल सा है, इसको आपको टाइटल याद रखना है, ठीक है, और बस एज सच इसमें से इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स के लिए, मेंस में तो एज सच इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 10 पुनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। काफी सारे ऑफेंसेस के अंडर वो लाइबल हो रहा है। जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच, और डाउट हो रहा है, मतलब एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि वो उसको किस ऑफेंस के लिए लाइबल माना जाए। इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन कि पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द जजमेंट, दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंसेस ही इज गिल्टी, किन किन में उसको दोषी पाया गया है। द ऑफेंडर शैल बी पुनिश्ड फॉर द ऑफेंस फॉर विच द लोवेस्ट पुनिशमेंट इज प्रोवाइडेड, जिस ऑफेंस के लिए लोवेस्ट पुनिशमेंट प्रोवाइड की गई है उसके लिए उसको जो है सजा दी जाएगी। क्योंकि
कहीं ना कहीं हमारा रेफॉर्मेटिव जस्टिस का प्रोविजन रहता है कि भाई एक्यूज भी एक इंसान है, ठीक है, तो उसको भी इतना ज्यादा टॉर्चर ना किया जाए। तो इसलिए क्या है कि जो लोवेस्ट पनिशमेंट होएगी उसके लिए उसको सजा मिलेगी। अगर कहीं पे डाउट है कि भाई ये कई सेक्शंस के अंडर फॉल कर रहा है और किस में वो गिल्टी पाया गया है, इस चीज का वो कंफ्यूज्ड है, अगर जजमेंट कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन आता है जजमेंट में, तो उस सिचुएशन में इन्होंने सेक्शन 10 में क्लियर किया है कि लोवेस्ट पनिशमेंट वाला जो ऑफेंस होएगा उसके लिए उसको लायबल माना जाएगा। अब आ जाता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 11, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि एक पर्सन को, ठीक है, एक पर्सन को पूरी काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर पूरा अंधेरा होता है, कोई इंटरेक्शन नहीं होता, बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आपने जैसे एक मूवी आई थी कुछ साल पहले, संजू, ठीक है, संजू में ये चीज शो की गई है कि उसको एक बैरक में बंद किया गया था, उसमें कुछ नहीं था, वहीं पे वॉशरूम होता है, सब कुछ वहीं पे होता है, ठीक है, और उसको कहीं बाहर इंटरेक्ट नहीं किया करने दिया जाता, तो उसको बोलते हैं सोलिटरी कन्फाइनमेंट, काल कोठरी जिसको बोल देते हैं, काले पानी की सजा। Whenever any person is convicted and of an offense for which under this Sanhita the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, जहां पर सिंपल imprisonment में तो नहीं, rigorous imprisonment अगर उसको दी जा रही है, the court में, कोर्ट की discretionary power है, by its sentence order that offender shall be kept in solitary confinement, उसको अलग से काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced नॉट एक्सीडिंग 3 months इन द होल, ठीक है, पूरे के पूरा कितना कर सकते हैं, 3 महीने, ठीक है, पूरी सजा में। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल, इन्होंने स्केल प्रोवाइड किया है कि क्या हमें प्रोविजंस, क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month, 1 महीने से ज्यादा का समय नहीं किया जाएगा। कब? इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months, 1 महीने से ज्यादा उसको नहीं मिलेगी, उसको 6 महीने की तक की सजा अगर उसको मिली। ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 months, 2 महीने से ज्यादा की नहीं देंगे। इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 6 months, एंड 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में अगर सजा देते हैं तो वहां पर इसका क्या है, 2 महीने तक। ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months, ओवरऑल कितना, 3 महीने। A time not exceeding 3 months if term of imprisonment shall exceed 1 year, 1 साल से ज्यादा की अगर सजा है तब भी 3 महीने ही उसको काल कोठरी में रखा जा सकता है। ये आपको प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपको मेंस के लिए भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 12 क्या बात करता है, जो हमारा पहले सेक्शन 73 होता था, अब हमारा सेक्शन 11 सोलिटरी कन्फाइनमेंट हो गया है। सेक्शन 12 बात करता है लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। In executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time, with intervals between the period of solitary confinement of not less duration than such periods when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, ठीक है, अगर 3 महीने तक की सजा है तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट का जो टाइम पीरियड है वो 14 दिन के लिए, एक टाइम पे क्या कर सकते हैं, उसको 14 दिन के लिए काल कोठरी में रख सकते हैं। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा की सजा उसको मिली हुई है तब 7 दिन से ज्यादा उसको काल कोठरी में एक इंटरवल में नहीं रख सकते। एक टाइम पे 7 दिन रखा, फिर बीच में स्पेस दिया, फिर उसके बाद 7 दिन रखा, इस तरह से रखा जा सकता है। बिटवीन द पीरियड ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड्स, ऐसा क्यों किया गया है कि मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 3 months रख सकते हैं। अगर 1 year एक्सीड कर रहा है तो 3 months, अगर 6 से 12 के बीच में है तो 2 months, एंड अगर 6 months एक्सीड नहीं कर रहा तो 1 month, ठीक है। तो अब क्या है कि मैक्सिमम 14 डेज रख सकते हैं या फिर मैक्सिमम 7 डेज रख सकते हैं, क्योंकि जब सजा ज्यादा है तो 7-7 दिन का भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम तो 3 months ही रखा जा सकता है। अब इसमें क्या है कि ऐसा क्यों किया गया है, ताकि पर्सन, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको लगातार 3 महीने रख दिया, वो बेचारा वहीं नहीं मर जाएगा, ठीक है, तो उसको मतलब थोड़ा थोड़ा इंटरवल्स पे, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन्होंने दिया है। अब आ जाता है सेक्शन 13, एनहांस्ड पुनिशमेंट, मतलब कि पुनिशमेंट को और बढ़ाना।
फॉर सर्टेन ऑफेंसेज आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। पहले कन्विक्ट हुआ था किसी ऑफेंस के लिए, बाद में फिर उसने ऑफेंस कर दिया, फिर से वो कन्विक्ट हो गया। उन केसेस में क्या है, रिपीटेड ऑफेंडर जिसको हम बोल सकते हैं, उन केसेस में क्या है, whoever having been convicted by court in India of an offense punishable under chapter 10 offense relating to coins होता है, या फिर चैप्टर 17 of this संहिता with imprisonment of either description of a term of 3 years or upwards shall be guilty of any offense punishable under either of those chapters with like imprisonment for like term shall be subject for every such subsequent offense to imprisonment for life or to imprisonment of either description of a term for which may extend to 10 years। 10 years तक हो सकती है, या फिर उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। उसमें क्या है कि पुनिशमेंट को एनहेंस कर दिया जाता है, क्योंकि वो ऑफेंस बार बार कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है ऑफेंस को, ठीक है, तो उसको रिपीटेड ऑफेंडर कहा जाएगा, इसलिए उसकी पुनिशमेंट को जो है वो एनहेंस किया जा सकता है। अगर हम देखें, हमारा चैप्टर 7 बात करता है ऑफेंस चैप्टर 10 बात करता है ऑफेंस रिलेटेड टू कॉइन्स, एंड चैप्टर 17 बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उन केसेस में क्या हो रहा है, अगर वो रिपीटेड ऑफेंसेस करता है, तो उस केसेस में क्या होगा, या तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दी जा सकती है, या फिर उसको विच में एक्सटेंड टू 10 years, कोई भी ऐसी आइदर डिस्क्रिप्शन, चाहे वो सिंपल है चाहे वो रिगरस है, किसी भी तरह की इम्प्रिजनमेंट उसको दी जा सकती है। और ये हमारा सेक्शन 75 ऑफ आईपीसी इस बारे में बात करता था। आई होप आपको आज की वीडियो में सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। आज हमने चैप्टर 2 अपना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी जनरल एक्सेप्शंस पे हम बात करेंगे। जनरल एक्सेप्शंस जो है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आइदर प्रीलिम्स है, आइदर मेंस है, या फिर आपसे इंटरव्यू में भी आपसे जनरल एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये तीनों ही स्ट्रीम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।